Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. तो लास्ट लेक्चर में हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 40 से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 41। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ध्यान से सुनो और 3, 4, 5, 6 ये आपके पास 4 अंक है। इनकी सहायता से, अरे भाई कमाल है, तो सहायता से सभी को एक साथ लेकर बनाएगी। इन 3, 4, 5, 6 से आपको संख्याएं बनानी है, सारे अंक यूज करने हैं और संख्याएं बनानी है। और संख्याओं में जो इकाई के स्थान पर आए उन सारे अंकों का जोड़ बताना कितना होगा। वाह, कमाल का सवाल है भाई, कमाल का सवाल है। ये कह रहा है 3, 4, 5, 6 से नंबर बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, फिर उनका जो इकाई के स्थान पे जो अंक आए उसको जोड़ते जाओ, उनका जोड़ बताओ। जैसे 3456 हो गया, ठीक है, 3465 हो गया, 3654 हो गया, 3645 हो गया। तो नंबर बनाते जाओ, बनाते जाओ, और फिर जो इकाई के स्थान पर है उन सब का जोड़ बताओ कितना आएगा, ये बताना है। ये है सवाल। अब दिमाग लगाओ, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। दिमाग लगाओ इसमें, कैसे होगा ये, कैसे होगा, कैसे। बाद में फॉर्मूला बना लेंगे, अभी इसका एक फॉर्मूला भी बना लेंगे, छोटा ट्रिक जो है ना, शॉर्ट ट्रिक, वो इसके तैयार कर लेंगे। लेकिन पहले ये सोचो कि कैसे होता होगा ये। आपको इकाई 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 के स्थान पर चाहिए, इकाई के स्थान पर कितना आएगा। देखो दिमाग ये है, आ जाओ, कर लिया जिन लोगों ने, दिमाग लगा लो, पहले अपना पूरा दिमाग लगा लो, अपना 100% दिमाग यूज करो कि क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे आप इकाई के स्थानों का। देखो पहले सारे नंबर तो नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप सारे नंबर बनाओगे तो सारे नंबर बनेंगे फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, तो फैक्टोरियल 4 यानी 24 संख्याएं बनेंगी, टोटल 24 संख्याएं बनेंगी। अब 24 संख्याएं आप बनाओ और फिर उनके इकाई के स्थानों को जोड़ो, प्रैक्टिकल नहीं है। 24 तक तो चलो फिर भी हो सकता है बना लो, लेकिन 24 बनाओगे तो कई तो भूल जाओगे, कई बनाने भूल जाओगे, कई 2 बार बना बैठोगे, तो वो दिक्कत भी, रिपीटेशन वाली दिक्कत भी आएगी कि कोई नंबर आप 2 बार बना बैठे, कोई नंबर आप 2 बार बना बैठे, तो ये दिक्कत भी रहेगी। तो इसलिए बना के देखने वाला तो नहीं है, कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट, देखो स्मार्ट तरीका क्या है, दिमाग लगाओ, आओ, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। जिनको समझ में आ गया वो ठीक है, नहीं आया वो मेरे साथ आ जाओ। अब हमें पता है कि जो नंबर बनेगा वो 4 अंकों का होगा, होगा 4 अंकों का होगा। लास्ट में इकाई के स्थान पर एक अंक तो आएगा, कोई भी अंक आए एक अंक आएगा। इकाई, ध्यान से सुनना बात को, इकाई के अंक पर यहाँ पे कोई तो अंक आएगा। सपोज करो वो 3 है, 3 से शुरू करते हैं, मान लीजिए इसको 3 से भर दिया, यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, यानी जो 24 संख्याएं आएंगी उसमें से देखना है कि 3 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है। इन 24 संख्याओं में से वो संख्याएं कितनी है जिनमें इकाई का अंक 3 होगा, इकाई का अंक 3 होगा, वो नंबर बनाते हैं। तो इकाई का अंक 3 होगा मतलब 3 भर दो, 3 भर के पैक कर दो,
3 भर के पैक कर दिए, अब बच गया आपके पास 3 खाने। 3 खानों को कितने प्रकार से भर सकते हैं? 3 नंबर है, 3 खाने हैं, तो फिक्टोरियल 3 तरीके। फिक्टोरियल 3 तरीके इसके और 1 तरीका इसका, यानी टोटल नंबर बनेंगे 6। तो 6 संख्या 24 में से 6 संख्याएं ऐसी बनेंगी, 24 में से 6 संख्याएं ऐसी बनेगी जिनका इकाई का अंक 3 होगा, जिनका इकाई का अंक 3 होगा। पकड़ में आया? पकड़ में आया? कहानी पकड़ में आई कि हमने क्या किया? हमने भाई इकाई का अंक 4 अंक तो है आपके पास, या तो इकाई का अंक 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। मान लेते हैं इकाई का अंक 3 आता है, तो जब इकाई का अंक 3 आएगा तो कितनी बार 3 आएगा? इकाई का अंक कौन कौन सी संख्याओं में 3 फिक्स होगा, लास्ट में 3 आए वो नंबर बनाओ। वो सारे नंबर बनाते हैं जिसके लास्ट में 3 आएगा। तो ऐसी 6 संख्याएं बनेगी जिसके लास्ट में 3 आएगा, और हर संख्या के लास्ट में 3 है, तो इनका जोड़ कितना हो गया? 18। जोड़ कितना हो गया? 6 गुणा 3। हर किसी का इकाई का अंक 3 है, और ऐसी संख्याएं कितनी है? 6 है। ऐसी संख्याएं कितनी है? 6। ऐसी संख्याएं कितनी है? 6। सही है गलत है? ऐसी संख्याएं कितनी है? 6, जिनमें इकाई का अंक 3 आएगा। बात समझ में आया? हमने क्या दिमाग लगाया? हमने दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं, इकाई के अंक को 3 लिख देते हैं, 3 करके देखते हैं कितने नंबर बनते हैं। कितने नंबर ऐसे हैं जिनमें इकाई का अंक 3 आएगा? पता चला ऐसे 6 नंबर है, और हर किसी का इकाई का अंक 3 है, तो ये 6 है, तो 6 कितना हो गया? 18। इनका जोड़ तो 18 हो गया। अब यही प्रक्रिया 4 के लिए रिपीट होगी, यही 4 के लिए। अगली बार इकाई का अंक 4 लें, इकाई का अंक 4 लें, और फिर खाने भरें। फैक्टोरियल 3 प्रकार से खाने, और यहाँ पे एक प्रकार से, ये हो गया 6। इनका जोड़ हो गया 6 गुणा 4, 24। 6 गुणा 4 24। फिर यही 5 के लिए करेंगे। इकाई का अंक 5 लेने पर, 3 खाने भरने पर, 3 खाने भरने के फैक्टोरियल 3 तरीके, यहाँ पे 5 भर दिया फिक्स, एक तरीका हो गया। कुल तरीके हो गए 6। 6 गुणा 5, ये आ गया 30। फिर इनका, तो इधर आ गया। तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 36। इन सबका जोड़ 18 24 30 36। 18 24 30 36 108। ये डन। वाह, क्या कमाल तरीका अपनाया है, क्या शानदार तरीका हमने अपनाया है। दिमाग कैसे लगाया हमने? भाई इकाई के अंक पे 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले 3 रख के देख लेते हैं। 3 रख के देखते हैं कितनी संख्याएं ऐसी बनेंगी, कितने नंबर बनेंगे जिनका इकाई का अंक 3 आएगा। जिनका इकाई का अंक 3 आएगा, ऐसी संख्याएं बनेगी 6, और हर किसी का इकाई का अंक 3 है, तो 3 हर संख्या में 3 3 3 6 बार आ रहा है, तो 6 कितना हो गया? 18। इनका जोड़ 18 हो गया। फिर 4 डाला, खाने में 4 डाला और देखा 24। फिर खाने में 5 डाला, देखा 30। फिर खाने में 6 डाला, देखा 36। सबको जोड़ लिया। क्लियर है? अब फॉर्मूला बनाना चाहो, आ जाओ, एक सीधा फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला, आपके जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से एक तो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक खाना तो आप भरेंगे, एक खाने में तो एक नंबर डाल देंगे, बचे हुए खाने भरेंगे। तो बचे हुए खाने भरने के तरीके n-1। अगर आपके पास कुल n नंबर है, आपके पास कुल n नंबर है,
इंटू सारे अंकों का जोड़, अंकों का योग, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्योंकि याद देखो हर बार बने तो 6 ही है ना, नंबर तो 6 ही बने, इकाई का अंक 3 भर लो या इकाई का अंक 4 भर लो या इकाई का अंक 5 भर लो, नंबर तो 6 ही बनने। 6 नंबर वो बनने हैं जिनमें इकाई का अंक 3 होगा, 6 नंबर वो बनने हैं जब इकाई का अंक 4 होगा, 6 नंबर वो बनने हैं जब इकाई का अंक 5 होगा, 6 नंबर तब वो बनने हैं जब इकाई का अंक 6 होगा, तो वो तो वही रहेगा। और अब इनमें देखो सब में 6 कॉमन निकाल लें, तो 3 + 4 + 5 + 6 यानी अंकों का योग इंटू 6, और 6 कौन था? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 यानी n-1। तो जितने भी आपके पास अंक है उसमें से एक कम कर दो, n-1 फैक्टोरियल में निकाल लो और आपके अंकों का योग कर लो, गुणा कर दो, इससे आपके इकाई के अंकों का योग आ जाएगा। आपकी जितनी भी संख्याएं बनने वाली है उनमें जो इकाई का अंक होगा उनका जोड़ इस सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है। लेकिन देखो इसकी जगह नहीं ले सकते, ये चीज जब क्लियर होती है तो ये चीज क्लियर होती है, वरना सीधा फॉर्मूला काम करता नहीं है ना। समझने की बात है। तो इफेक्टिवनेस जो है ना वो तब बढ़ती है जब आप ये चीजें जानते हैं कि अच्छा इसके पीछे का विज्ञान ये है, अच्छा इसके पीछे की चीज ये है। तब तक ये चीजें नहीं क्लियर होती है तो वो चीज सिर्फ मतलब मरे हुए की तरह है। आ जाओ अगला सवाल, अगला सवाल और भी प्यारा, और भी सुंदर, भयंकर सुंदर। अब इसका भी फॉर्मूला बना लेंगे, लेकिन पहले इस टाइप का सवाल हमने पहले किया हुआ है। इस टाइप का सवाल हमने पहले किया हुआ है कि आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 है और आपको 56,000 से बड़ी संख्याएं बनानी है। इस टाइप का सवाल कल ही हमने किया था। कैसे किया था बताओ? कल हमने कैसे किया था इसे? पहले सारे नंबर बना लो, फिर वो बना लो जो 56,000 से छोटे बनने वाले हैं। 56,000 से छोटी संख्याएं माइनस कर दो, कुल संख्याएं माइनस 56,000 से छोटी संख्याएं, माइनस कुल संख्याएं माइनस 56,000 से छोटी संख्याएं। तो कुल संख्याएं तो आपके पास 5 अंक है, 5 अंकों से बनने वाले नंबर हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। कभी तू आगे, कभी मैं आगे, कभी ये आगे, कभी वो आगे, खच 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 खच, खड़ 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 खड़, फैक्टोरियल 5 नंबर आपके बन जाएंगे। 56,000 से छोटी संख्याएं कौन सी होगी? 56,000 से छोटी संख्याएं वो होंगी जब दो परिस्थितियां हो सकती है, दो परिस्थितियां। पहली वो जब पहले स्थान पे अगर एक बार 4 आ गया, फिर चाहे कुछ भी आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पहले स्थान पर अगर एक बार 4 आ गया तो फिर कुछ भी आता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर पहले और दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर 5 और दूसरे स्थान पर 4 आ गया, तो फिर चाहे कुछ भी आता रहे ये संख्या 56,000 से छोटी ही बनेगी। तो ये दो प्रकार के नंबर है, ये दो प्रकार के नंबर है जो 56,000 से छोटे आएंगे। अगर पहला अंक 4 हो गया, प्रथम अंक मतलब 10,000 वाला अंक, अगर 10,000 वाले अंक में अगर एक बार 4 आ गया तो ये जो भी नंबर बनेगा ये 56,000 से छोटा ही बनेगा। फिर या फिर पहले स्थान पे 5 और दूसरे स्थान पे 4 आ गया तो फिर ये जो नंबर बनेगा ये नंबर 56,000 से छोटा ही बनेगा। तो ये दो नंबर हो गए। तो इस खाने में आ जाओ, इसमें कितने तरीके हुए? इसके तरीके हुए, यहाँ तो एक प्रकार से भरा गया, बचे हुए फैक्टोरियल 4 तरीके इनके हो गए। 4 खाने 4 नंबर फैक्टोरियल 4 तरीके। ये 2 जगह फिक्स हो गई, ये 3 जगह भरनी है यानी फैक्टोरियल 3 तरीके इनके हो गए। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 24 और 6 30, यानी 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो 56,000 से छोटी होंगी। 120 संख्याओं में से
120 संख्याओं में से 30 संख्याएं ऐसी है जो कि 56,000 से छोटी है, यानी आंसर होगा 90। ये समझ में आया या नहीं आया? देखो करना पड़ेगा, इनको 2-3 बार हाथ से निकालने पड़ेंगे और अपने हर डाउट को एड्रेस भी करना पड़ेगा कि मुझे क्या डाउट आ रहा है, मुझे क्या चीज समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा बना के देखो, चित्र बना के देखो, खोल खोल के देखो, करना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचो कि डाउट आ गए हैं और बस मैं डाउट को एड्रेस ही नहीं करूंगा, सुनूंगा ही नहीं। अधिकतर लोगों की हमारी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम अपने डाउट्स को सुनते ही नहीं है, हमारे डाउट्स को सुनते ही नहीं है। छोड़, परेशान नहीं होना चाहते, है ना? कौन परेशान होना चाहता है? तो परेशान नहीं होना चाहते, लेकिन आपके डाउट्स बड़े होते चले जाते हैं, फिर वो बड़े होके आपके सामने आते हैं। इसलिए अपने डाउट्स को सुनो, और अपने डाउट्स को मारने का सबसे सही समय होता है जब वो सबसे छोटा होता है ना? ऑब्वियस बात है, किसी अगर राक्षस को मारना हो तो उसे मारने का सबसे सही समय कौन सा है? जब वो सबसे छोटा हो। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, मारने के लिए ज्यादा बड़े हथियार चाहिए होंगे। तो जब डाउट आए तो एड्रेस किया करो, ना कि उसको नजरअंदाज किया करो कि बस ठीक है, डाउट आ गया तो बात ही मत करो, निकाल दो। तो निग्लेक्ट ना करें, रिजेक्ट ना करें, अपेक्षा ना करें, बल्कि उसको एक बार सुने। हो सकता है वो उस समय मत दूर हो, लेकिन सुनो तो सही। आपको पता तो होगा कि आपको डाउट क्या है, सुन लो। कई बार कई लोगों को लगता है कि जब मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, जब मैं इसको क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, तो डाउट पे बात ही क्यों करूं। कोई बात नहीं, अरे नहीं क्लियर कर पा रहे, सुनो तो सही कि डाउट क्या है। कभी आपको पता तो होगा कि आपको डाउट है क्या क्या। एटलीस्ट आप इतने समझदार तो हैं जिनको ये पता है कि उसका डाउट क्या है। अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता आज के टाइम में कि उनको डाउट है किस बात के। बोला डाउट है, डाउट है, डाउट है, लेकिन क्या है बोला ये नहीं पता। ये क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी अपने डाउट के साथ फेस टू फेस किया ही नहीं, कभी अपने डाउट के साथ बात की ही नहीं कि भैया मुझे ये डाउट्स है। तो बताइए, क्या वो आदमी ज्यादा समझदार है जिसको पता ही नहीं है कि मेरे क्या डाउट्स है, या बजाय उसको जिसके बहुत सारे डाउट्स है लेकिन उसको पता है कि मेरे डाउट्स क्या है ना? समझदार इसमें से कौन है? वो व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है, बस इतना पता है कि डाउट्स तो है लेकिन ये नहीं पता कि कौन से। एक व्यक्ति वो है जिसको बहुत सारे डाउट है लेकिन एटलीस्ट उसे पता है कि मेरे डाउट्स क्या है। 4 वस्तुएं हैं और 4 बच्चों में बांटनी है। इसके तरीके, और जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक क्वेश्चन ना कहे पुनरावृत्ति की जा सकती है, तब तक पुनरावृत्ति नहीं होती। बाय डिफॉल्ट पुनरावृत्ति नहीं होती में माना जाता है। जब पुनरावृत्ति करवानी होगी तो सवाल खुद बोलेगा, है ना? हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये मानते हैं कि सवाल में अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब पुनरावृत्ति के लिए मना कर रहा है, पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, बाय डिफॉल्ट यही माना जाता है। जैसे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है ये पुनरावृत्ति नहीं का सवाल हुआ। नहीं लिखा हुआ इसका मतलब पुनरावृत्ति नहीं मानी जाएगी। और अगर पुनरावृत्ति करानी होगी तो सवाल खुद बोलेगा कि इसमें पुनरावृत्ति संभव है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने ये सेट करते हैं। वैसे तो कायदा तो ये कहता है कि आपको हर चीज बतानी होती है। अगर पूरे नियम कायदों से चलें तो नियम कायदा तो ये कहता है कि आपको सारी बात सवाल में बतानी होती है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई आदमी कॉमन सेंस में इन बातों को रखेगा, है ना? ये कोई अलग कोई नियम नहीं है। तो वैसे देखें तो अधूरापन होता है इन सवालों में, लेकिन फिर भी है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों को फिर वो एज ए ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं ये कोई बात है क्या, तो कॉमन बात थी। 7 विभिन्न वस्तुओं में से 4 वस्तुएं लेनी है, तो और बांटनी है, यानी 7 में से पहले 4 चुननी है और फिर बांटनी है। पहले 7 में से 4 वस्तुएं निकालनी है और निकाल के क्रम बनाना है ना? पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी चयन भी करना है और क्रम भी बनाना है। चयन भी करना है और क्रम भी बनाना है। पहले 7 में से 4 चुना, 7 में से 4 वस्तुएं चुनी, और चुनने के बाद वो जो 4 बच्चे खड़े हैं उनमें बांटा। तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले, फिर उसको क्रम बनाए।
तो यानी क्रम प्लस चयन हुआ है, मतलब क्रमचय हुआ है। तो आंसर आ जाएगा 7p4। ये हो गया 7p4। एनपीआर को ऐसे भी लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। एनपीआर बराबर पी एन कोमा आर, एक ही बात है, लिखा अलग अलग लिखते हैं। तो 7p4 हो गया। 7 में से 4 वस्तुएं ली। अब पुनरावर्ती यहाँ है नहीं कि भाई एक बच्चे को 2 वस्तुएं मिल सकती है, ये तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। तो पुनरावर्ती अलाउड नहीं है, नहीं लिखा हुआ इसका मतलब पुनरावर्ती नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब, और पुनरावर्ती नहीं, पी यही काम करता है। पी और सी क्या करते हैं, पुनरावर्ती नहीं करते। तो पुनरावर्ती नहीं करना हो तो पी को और सी को बुलाओ, पी और सी का काम यही है। अगला क्वेश्चन, अब बिना पुनरावर्ती के ये अंक है, इनको लो और इनसे जितने भी नंबर बने, जितने भी संख्याएं बने, उन सबका जोड़ करके बताओ। इन अंकों से सारी संख्याएं बनाओ। पहले तो सारी संख्याएं बनाओ, सारी संख्याएं बनाने के बाद उनका जोड़ करके बताओ। सारी संख्याएं बनाओ और उनका जोड़ करके बताओ। 7 वस्तुओं में से 4 वस्तुएं बांटनी है। टोटल 7 है, उसमें से 4 लो और फिर 4 बच्चों में बांटो। पहले 7 में से 4 चुनो, जो वस्तुएं 4 चुन ली, फिर वो 4 उन बच्चों में बांट दो। तू ये ले ले, तू ये ले ले। ऐसे जैसे 7 कलर में से 4 कलर निकाले और 4 कलर लेके झंडे बनाए। तो 2, 4, 6, 8 से आप सारे नंबर बनाओ और जितनी भी संख्याएं बने उन सारी संख्याओं का जोड़ करके बताओ कि जोड़ कितना होगा, उनका योगफल कितना होगा। और दिमाग लगाओ कि कैसे करोगे इसे। गौर करो, अभी आपने निकाला है इकाई के अंकों का योग, तो अभी आपने निकाला है। इकाई के अंकों का जोड़ तो अभी जस्ट पहले आपने निकाला है। अब इसी को दिमाग लगा के सोचो कि दहाई के अंकों का जोड़ कैसे निकलेगा। इकाई के अंकों का जोड़ आपने निकाला है, दहाई के अंकों का जोड़ कैसे निकलेगा, और सैकड़े के अंकों का योग कैसे निकलेगा, और हजार के अंकों का योग कैसे निकलेगा। क्योंकि कोई भी नंबर जो होता है उसमें आप क्या जोड़ते हैं, पहले इकाई के अंक जोड़ते हैं, इकाई के अंकों को जोड़ते हैं, दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, सैकड़े के अंकों को जोड़ते हैं और हजार के अंकों को जोड़ते हैं। अभी अभी जस्ट आपने किया है इकाई के अंकों का जोड़। और एक बात बताओ, अगर आप सारे नंबर बना रहे हो, अगर आप 4 अंकों से सारे नंबर बना रहे हो, तो इकाई के अंकों का जोड़ और दहाई के अंकों का जोड़ अलग अलग आएगा क्या? क्या अलग अलग आएगा? इकाई के अंकों का जोड़ और दहाई के अंकों का जोड़ अलग अलग आएगा क्या? नहीं, सेम आएगा, सेम आएगा। 3 अंक ले लो, 1 2 3 तो ज्यादा है, मैं 3 अंक ले लेता हूँ। 123, 1 2 3, इससे 6 नंबर बनेंगे, 1 2 3, 1 3 2, 2 3 1, 2 1 3, 3 1 2, 3 2 1। अब इसके इकाई के अंकों को जोड़ो, तो वह जोड़ एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना दहाई के अंकों का जोड़ आएगा, क्योंकि यही तो नंबर है 3। जितनी बार इकाई में प्रयुक्त हुए होंगे उतनी बार दहाई में भी आए होंगे, बस आगे पीछे आए होंगे, आए तो उतनी बार। जैसे 2 है, 2 कितनी बार आया, 2 2 बार आया, तो यहाँ पे भी देखो 2 2 बार मिलेगा आपको। 1 इकाई में 2 बार आया, तो यहाँ पे भी आपको 3 2 बार आया, तो यहाँ पे भी 3। और वही आपको सैकड़े, क्योंकि नंबर तो यही है ना, ये 4 अंक है, यही बार 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 घूमते रहेंगे। तो जितनी बार ये इकाई में काम आए होंगे उतनी बार ही दहाई में कायम आएंगे, उतनी बार ही सैकड़े में, उतनी बार ही हजार में। तो इकाई के अंकों का योग ही दहाई के अंकों का योग है, वही सैकड़े का योग है और वही हजारवे का योग है। लेकिन 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 दहाई के अंक वो दहाई का अंक है, ना कि सैकड़े का अंक है। दहाई का अंक अगर मैं बोलता हूं 2 है, तो वो 2 नहीं होता, वो 20 होता है। दहाई का अंक 2 नहीं होता, दहाई का अंक 2 है, लेकिन वो दहाई का अंक है इसलिए वो 20 होता है। समझ रहे हो? पद का महत्व, पद का महत्व। इस दो में क्या अंतर है? मैंने कहा इकाई का 2 और दहाई का 2 और सैकड़े का 2,
तीनों में अंतर है। 1 रुपए में भी 1 लिखा होता है, 10 रुपए में भी 1 लिखा होता है, 100 रुपए में भी 1 लिखा हुआ होता है, लेकिन तीनों में क्या फर्क है? इकाई वाले 1 में 1 का मतलब 1 होता है, दहाई वाले 1 का मतलब 10 होता है, और सैकड़े वाले 1 का मतलब 100 होता है। तो यहाँ जो जोड़ आएगा, इसका जोड़ तो अभी आपने निकाला है, फॉर्मूला मैंने बताया था, अंकों का योग करो, इकाई के अंकों का योग, जिसका फॉर्मूला आपने निकाला है, बराबर है फैक्टोरियल n-1 इंटू अंकों का योग। यहाँ पे आपके पास 4 अंक है, 4 फैक्टोरियल 3 हो गया, अंक यानी 2 + 4 + 6 + 8, 6 × 20, ये हो गया 120। इकाई का 120 आया है, तो दहाई का भी 120 आएगा, लेकिन 120 × 10 आएगा, क्योंकि वो 2 नहीं बल्कि 20 आएगा, 3 नहीं बल्कि 30 आएगा, 4 नहीं बल्कि 40 आएगा। तो इस वजह से दहाई के अंकों का योग इसका 10 गुना हो जाएगा, तो वो 12, 120 की बजाय 1200 हो जाएगा। और सैकड़े वाला और 10 गुना हो जाएगा, वो 12,000 हो जाएगा, और 1000 अंकों का योग हो जाएगा, एक और जीरो। अब इन सब का जोड़ कर लो, 12,000 कितने, 4 जीरो ना, 4 जीरो, 1,20,000, ये हो गया 12,000, वो हो गया 1200, और वो हो गया 12, 120। तो 0, 2, 3, 3, 3, 1, 333, 20, ये आपका आंसर है। पहली बार नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये एकदम नॉर्मल बात है, लेकिन दूसरी बार ना हो ये फिर आपकी गलती है। पहली बार आपसे ना हो ये बिल्कुल सामान्य बात है, एकदम आप नॉर्मल है, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सवाल अगली बार अगर आप आता है और फिर आप नहीं कर पाते, तो फिर आपका आलस है, फिर सीधे सीधे तौर पे आपका आलस है, जिसने आपको बेहतर होने ही नहीं दिया, क्योंकि हो चुका था ना, ये तो हो चुका था। अब अगर ये दोबारा सवाल आता है फिर आपसे नहीं होता है, इसका मतलब आपने रिपीट नहीं किया, आपने दोहराया नहीं। गलती फर्स्ट टाइम नहीं है। जैसे बिल गेट्स कहते थे कि अगर आप जन्म लेते हैं और गरीब हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप मरते हैं फिर गरीब है तो इस आपकी गलती है, इसमें किसी और का दोष नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। सेम वही बात जब आप फर्स्ट टाइम सवाल को करते हैं, ये टफ था, हो सकता है पहली बार आपका दिमाग ना चलाओ, चलाओ वो अलग बात है उन लोगों का जिनका नॉर्मली नहीं चला, तो कोई बात, एकदम सामान्य परिस्थिति है। लेकिन अब अगर यही सवाल कल दोबारा आता है और यहाँ 5 अंक आते हैं और यहाँ पे 5 अंकों की संख्याओं का योग पूछा जाए और फिर भी आपको हो गया मुझसे नहीं होता, इसका मतलब है कि पहले आपने उस समय जब पढ़ा था तो आपने पढ़ा था, सिर्फ देखा था, आपने दोहराया नहीं था, आपने समझा नहीं था, आपने उस पर मेहनत नहीं की थी, इसीलिए वो आगे जाके फिर अटक गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बना ले। पहले तो अंकों का योग निकाल लो, अंकों का योग तो सब में देखा एक ही फिक्स रहता है ना। अंकों का योग निकाल लो, इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का योग क्या होता है, n-1 इंटू अंकों का योग, इससे आपका इकाई के अंकों का योग आ गया। अब हमें पता है जो इकाई के अंकों का योग है वही दहाई का है, लेकिन 10 गुना है, सैकड़े वाले का 100 गुना है, और 1000 वाले का 1000 गुना है। ये लो, इससे गुणा और कर दो। अगर 4 अंक है, 5 अंक है, जितने भी अंक है उससे आगे लेते चले जाना, 1000 से ज्यादा भी हो तो आगे ले जाना। कितने अंक है, ये फॉर्मूला आपका परमानेंट एक रेडीमेड फॉर्मूला बन गया। ये आपका इकाई का अंकों का योग हो गया। तो जो इकाई के अंकों का योग है वही दहाई का है, वही सैकड़े का है, वही 1000 का है। बस इकाई के अंक में वो जितना है उतना है, 1 लगा दिया। दहाई के अंक में यही 10 गुना हो जाएगा, है ना। जैसे एक होता है 2 और एक होता है दहाई का 2, इकाई का 2, दहाई के 2 में क्या अंतर है, दहाई का 2 इकाई के 2 से 10 गुना होता है, सैकड़े का 2 100 गुना होता है। तो ये 1 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना इसलिए किया है कि जोड़ तो उतना ही है, लेकिन वो दहाई के अंकों का जोड़ है तो 10 गुना होगा, सैकड़े का है तो वो 100 गुना होगा, 1000 का है तो 1000 गुना होगा। बस डैश 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 को चलाते जाओ।
और इस फॉर्मूले में मान रखो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे आया ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंसेप्ट इसी को कहते हैं, इसी को कंसेप्ट कहते हैं। कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, यही क्यों आया, ये धोखा नहीं देता। अगला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। अच्छा, अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो, आप अंकों को चाहे जितनी बार यूज में ले सकते हैं। सेम 4 अंक रिपीट होने का मतलब ये नहीं है, रिपीट होने का मतलब होता है पूरा नंबर। 123 है, क्या दोबारा 123 आया? क्या दोबारा 123 आया? नहीं। 132 है, क्या दोबारा 132 आया? 213 है, क्या दोबारा 213 आया? 312 है, क्या दोबारा 312 आया? रिपीट होने का मतलब एक एलिमेंट का रिपीट नहीं होना, पूरा रिपीट होना है। अगर हम ऐसे बात करें तो फिर तो पूरी अंग्रेजी रिपीट ही है, क्योंकि ए अक्षर मेरे नाम में भी आता है और लगभग लगभग 90% चीजों में ए आता है, तो इस वजह से वो सारे अक्षर रिपीट हो गए। ठीक है ना, तो अंकों का रिपीट होना रिपीट नहीं माना जा रहा है। यहाँ पे जो रिपीट है वो ओवरऑल क्वेश्चन पूरा नंबर है, क्या पूरा नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं, पूरा नंबर रिपीट नहीं हो रहा। 123, 132, 231, 213, 312, 321, ये कहाँ रिपीट? जो नंबर बने हैं वो रिपीट नहीं हुए ना। तो रिपीट, एक नंबर रिपीट हो रहा है, दो सारे रिपीट होते तो फिर वो रिपीट बनता है ना। अब यहाँ पे आपको पुनरावृत्ति संभव है, यानी आप ये जो भी अंक है इनको चाहे जितनी बार काम में ले सकते हैं और आपको विषम संख्याएं बनानी है, विषम संख्याएं बनानी है। सिंपल सा है यार, निपटा दो जल्दी से, छोटा सा है, एकदम छोटा है ये। तीन अंकों की संख्याएं, तो ये रहे 3 खाने। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, विषम संख्या बनानी है। विषम संख्या तभी बनेगी जब यहाँ पर इकाई के स्थान पर या तो 1 आए, या 3 आए, या फिर 5 आए। 1 3 5 में से कोई यहाँ पर डाला जाए, तो ये 3 प्रकार से। लेकिन बढ़िया ये है कि पुनरावृत्ति संबंध है, पुनरावृत्ति संभव है, इसका मतलब कोई भी अंक कम नहीं पड़ेगा, आप कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो भी भरा है इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कितने प्रकार से, कोई कम नहीं पड़ा। अगर यहाँ मैंने 1 भरा है तो मैं 1 को दोबारा यूज कर सकता हूँ, 2 भरा है तो मैं 2 को, 3 को, 4 को, जो भी मैंने यहाँ भरा है मैं दोबारा यूज कर सकता हूँ। यानी सारे के सारे अंक जीवित है। तो 6 के 6 तरीके इसके हो गए, 6 के 6 तरीके, सारे अंक जीवित है, कोई अंक नहीं मरा, क्योंकि पुनरावृत्ति संभव है। यहाँ पे जो भी यूज किया दोबारा यूज कर सकता हूँ। 6 तरीके इसके हो गए, 6 इंटू 6 इंटू 3 यानी 108। तो आपके जो अंक बनेंगे, आपकी जो संख्याएं बनेंगी वो 108 होंगी, 108 संख्या। सही है, ठीक है, सिंपल सा था। 20438, ये 5 अंक है और 5 अंकों की ही संख्या बनानी है। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंक पुनरावृत्ति ना करे। इस बार पुनरावृत्ति नहीं करानी।
हाँ, इवन भी सेम आएंगे। जीरो, 2, 4, 3, 8। इससे 5 अंकों की संख्याएं बनानी है। कितनी 5 अंकों की संख्याएं बनेंगी? नाइन्टी सिक्स। ठीक है, बिल्कुल। पहले तो आप क्या करोगे, सारे नंबर बनाओगे, कुल संख्याएं बनाओगे जिनमें पहला अंक 0 हो चाहे ना हो। तो कुल संख्याएं बनाओगे तो ये फैक्टोरियल 5 बन जाएगी, लेकिन इनमें 0 आगे आ गया है। तो उन संख्याओं को माइनस कर दो जिनमें पहला अंक 0 आ गया, क्योंकि जिनका पहला अंक 0 आ गया वो फिर 5 अंकों की हो ही नहीं सकती, वो 4 अंकों की है। जिनका पहला अंक 0 आ गया होगा वो 4 अंकों की है ना। तो एक बार 0 को फिक्स कर दो पहले स्थान पर और बचे हुए खानों को भरो। बचे हुए खानों को भरने के तरीके फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4 यानी 120 माइनस 24, ये हो गया 96। आंसर 96। सही है, 96, क्योंकि पहला स्थान में 0 नहीं आ सकता। तो आपने एक बार तो सारे नंबर बना लिए जिनमें पहले स्थान पे 0 आता हो, वो भी आ गए, 120 में टोटल आ गए। लेकिन जिनमें पहले स्थान पे 0 आ गया फिर वो तो 5 अंकों का हुआ ही नहीं ना, वो तो 4 अंकों का हो गया। तो वो देखो कौन से अंक बनाए आपने, कौन सी संख्याएं बनाई है जिनका पहला स्थान पे 0 आ रहा है, वो कम कर दो तो आपकी सारी सही संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। सही है, आ जाओ। अब यहाँ पे है कि यदि दो व्यंजक पास पास न आते हो, दो व्यंजक, स्वरों को छोड़ दो, उसके अलावा जो बन गए वो व्यंजक हो गए। यानी यहाँ पे स्वर, कौन कौन स्वर है? 3 स्वर है। ए स्वर है, आई स्वर है, यू स्वर है। ए आई यू, ये स्वर है और ये व्यंजक है। एम, ये वाला एक्स, ये वाला एम और ये वाला एम, ये आपके व्यंजक है। ये तो हो गए स्वर और ये हो गए व्यंजक। अब कह रहा दो व्यंजक साथ में नहीं लाने, दो व्यंजक साथ में नहीं आने चाहिए। कुल शब्द कितने होंगे कि दो व्यंजक साथ नहीं आए? ये सवाल ऐसे भी होते, दो औरतें साथ में नहीं बैठे, दो आदमी साथ में ना बैठे, ये वही सवाल है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इन सवालों में क्या करते हैं, इनमें हम क्या दिमाग लगाते हैं भाई, ये टोटल हमारे हैं 1 और 2 और 3 और 4 5 6 7 है ये ना। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं कि एक काम करते हैं कि पहले ए आई यू को भर लेते हैं, ए आई यू को भर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 और 7 ए आई यू को भर लेते हैं और उनके बीच में जगह खाली छोड़, उनके बीच में भी एक एक जगह खाली छोड़ते हैं ताकि दो एक साथ ना आ सके। देखो ए आई यू के साथ तो कोई रूल लागू नहीं है ना कि ए आई यू तो साथ में भी आए चाहे मत आए, तो हम क्या करते हैं कि ए आई यू को खड़ा कर देते हैं, ए आई यू को खड़ा कर देते हैं, उनके बीच में एक एक जगह खाली छोड़ देते हैं, सिर्फ एक एक जगह, जिससे क्या होगा कि बीच में एक जगह होगी तो ये जो व्यंजक है ये फिर एक ही आ पाएंगे उनके बीच में, उनके बीच में एक ही आ पाएंगे तो दोनों साथ में आ ही नहीं सकते। तो अगर मैं यहाँ पे ए भर देता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ ए भर देता हूँ, यहाँ आई भर देता हूँ, यहाँ यू भर देता हूँ, तो यहाँ दो जगह बच जाएगी और दो जगह बचते ही दो व्यंजक एक साथ आ जाएंगे। तो ये तरीका तो नहीं बैठेगा, कैंसिल, ये हटाओ। दूसरा ट्राई करते हैं, ए को यहां खड़ा कर दूं, आई को यहां खड़ा कर दूं, यू को यहां खड़ा कर दूं। अब इनके बीच में देखो ठीक एक जगह बची है, बस यही सही तरीका है कि मैं ए को यहां भर दूं, आई को यहां भर दूं और यू को यहां भर दूं। अब सबके बीच में ठीक एक जगह बचेगी, अब कोई भी व्यंजक साथ में नहीं आ पाएगा, कोई भी व्यंजक साथ में नहीं आ पाएगा। सही है, पहले ए आई यू को मैं खड़ा कर दूं और फिर बीच में जगह खाली, एक एक जगह खाली छोड़ दूं। ये बड़े, देखो ये तरीका ही क्यों चूज किया मैंने, तरीका तो मैं ये भी कर सकता था, ए को आगे खड़ा करता, लेकिन उस तरीके में दो जगह एक साथ खाली नहीं बचनी चाहिए। अगर दो जगह एक साथ खाली बची तो दो व्यंजक एक साथ आ जाएंगे और दो व्यंजक एक साथ आने नहीं चाहिए। तो ए आई यू को पहले ऐसे खड़ा करो, वो तरीके देखो जिस तरीके से ए आई यू को खड़ा करने के बाद उनके बीच में ठीक एक एक जगह ही बचे, एक जगह ही बचे ताकि दो व्यंजक एक साथ ना आ सके। तो ये तरीका ए आई यू वाला ये तरीका हो गया। हाँ, अब इसमें भी हम एक काम कर सकते हैं कि भैया ए तू यहां आ जा, आई तू यहां आ जा, यू तू यहां आ जा। इनके फिक्टोरियल तीन तरीके इनके हो सकते हैं, मतलब ए तू यहां खड़ा हो जा, आई तू यहां खड़ा हो जा, यू तू यहां खड़ा हो जा, ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो फिक्टोरियल तीन तरीके इनके हो गए। इनटू, अब यहाँ पे भरते हैं व्यंजकों को, ये चार व्यंजक, अब तुम यहाँ जाओ चार जगह, तो इनके भरने के तरीके हो गए फैक्टोरियल चार। लेकिन एम तो तीन सेम है, तीन एम सेम है, अगर वो आपस में एक्सचेंज होंगे तो वो तो एक जैसे ही होंगे, एक जैसे होंगे तो फैक्टोरियल तीन का भाग, फैक्टोरियल तीन का भाग। फैक्टोरियल तीन का भाग क्यों दिया, क्योंकि तीन एम सेम है, और जो तीन एम सेम होंगे वो अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे, सेम चीजें इंटरचेंज करती है तो पता ही नहीं चलता, वो तो एक ही कहलाता है, पता ही नहीं चलता कि इंटरचेंज हुए भी है क्या। दो चीज अगर सेम हो, ए और ए सेम हो और वो इंटरचेंज करें तो क्या पता लगे। तो इसलिए फैक्टोरियल तीन का भाग, फैक्टोरियल तीन से फैक्टोरियल तीन कट गया और आंसर आ गया फैक्टोरियल चार। ठीक है ना, सही है। तीन एम सेम है तो फैक्टोरियल तीन का भाग भी तो लगेगा। जब दो चीजें सेम होती है या तीन चीजें सेम होती है तो उनके इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनका भाग देना पड़ता है। अगला, कट सी वर्ड में ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसका पहला अक्षर सी हो, फर्स्ट वर्ड सी हो और अंतिम अक्षर वाई हो, पहला सी हो और अंतिम वाई हो, आगे हमेशा सी रहे, अंत में हमेशा वाई रहे। अगर एम सेम ना होते तो फैक्टोरियल तीन का भाग, हर चीज जो आ रही है ना वो कोई मायने से आ रही है। यहाँ पे जो चीजें आ रही है वो क्यों आ रही है,
इसे देखो, वो चीजें चेंज हो जाएगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये क्यों आया है? क्योंकि आपके 3 व्यंजक 3 स्वर थे, इस वजह से ये 3 आया। ये 4 क्यों आया? क्योंकि 4 स्थान थे, 4 स्थान पे 4 चीजें रखनी थी। ये 3 क्यों आया? क्योंकि 3 एम सेम थे। तो अगर कुछ भी बदलेगा सवाल में तो ये भी बदल जाएंगे नंबर, कुछ भी बदलेगा तो उससे जुड़े हुए नंबर भी चेंज हो जाएंगे। तो कटसी में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली जगह कह रहा है सी रखो और लास्ट पे वाई रखो, तो ये तो फिक्स हो गए, ये तो आप बदल ही नहीं सकते। पहली जगह हमेशा सी रहेगा, पहला अक्षर हमेशा सी रहेगा, अंतिम अक्षर हमेशा वाई रहेगा। अब बच गए आपके पास 6 जगह, 6 जगह आपको भरनी है, 6 जगह भरनी है और 6 ही चीजें, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से। इसको आप 6p 6 भी एक ही बात होता है, ये जो फैक्टोरियल 6 लिखते हो ना आप, वो NP n से लिखते हो। जब आप n वस्तुएं हैं और n ही चीजें लेनी है आपको, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा लेना है, तो सरल भाषा में फैक्टोरियल 6 लिख देते हैं। एक्चुअली होता है ये संचयी क्रम चाहिए, 6p 6, 6 में से 6 चीजें लेकर क्रम बनाना, 6p 6, 6 में से 6 लेके क्रम बनाना, जिसको सरल तौर पे हम फैक्टोरियल 6 लिख देते हैं, है ना। है ये p ही, है ये p ही। अगर सारी चीजों में से सारी चीजें लेनी हो और क्रम बनाने हो तो वो जाता है NPN, जिसे फैक्टोरियल n कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 11 तरीके हो गए, जो कि 720 हो गए। फैक्टोरियल 6, ये आपका आंसर हो गया। नौ व्यक्ति है, इनके 3 ग्रुप बनाने हैं, तो कुल कितने प्रकार से बन सकते हैं? 9 व्यक्तियों के 3 ग्रुप बनाने हैं, 9 में से 3 व्यक्ति नहीं चुनने हैं, 9 के 3 ग्रुप बनाने हैं। नौ के 3 ग्रुप बनाने हैं आपको, कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं? देखो, इस क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, पहले अपना दिमाग लगाओ, पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे निपटा जाएगा। यहाँ पे पहली बात तो ये समझो, सबसे बड़ी बात, कि ऐसा नहीं है कि 9 में से 3 आदमी चुनने हैं, 9 में से 3 आदमी नहीं चुनने, 9 में से 3 आदमियों के 3 ग्रुप बनाने हैं, बराबर ग्रुप बनाने हैं, मतलब 3 आदमियों के 3 ग्रुप बनाने हैं, बराबर बनाने, छोटे बड़े बनाने नहीं है। तो 3 ग्रुप बनेंगे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ए ग्रुप में 3
बी ग्रुप में 3, सी ग्रुप में 3। ठीक है, अब दिमाग हम लगाते हैं और दिमाग ध्यान से सुनना कि मैं इसको कैसे निपटाने वाला हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एक बार भूल गया कि ग्रुप बनाने हैं, टीम बनानी है, मैं ये भूल गया कि टीम बनानी है। मैंने सारे के सारे लिए और एक ही टीम बनाई और उनमें आगे पीछे खड़े कर दिए। तो रामलाल आगे, तो श्यामलाल पीछे, तो मोहनलाल आगे, ये आगे पीछे, ठक ठक। ये हो गए फैक्टोरियल 9 तरीके। ये 9 व्यक्ति को मैंने फैक्टोरियल 9 तरीके से अरेंज कर दिया। तो आगे, तो पीछे, तो आगे, तो पीछे, तो आगे, तो पीछे, हो गया, डन। अब बनाते हैं टीम। तो ये जो 9 बने होंगे, ये जो फैक्टोरियल 9 तरीके बने होंगे, इसमें ये 9 व्यक्ति लाइन में आए होंगे। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका। इस तरीके से डैश 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 फैक्टोरियल 9 तरीके बने होंगे। फैक्टोरियल 9 तरीके बने होंगे। सही है, इस तरीके से फैक्टोरियल 9 तरीके बने होंगे। कभी ये आगे, कभी वो पीछे, कभी वो बीच में, कभी वो चौथे नंबर पे, वो पांचवें नंबर पे, शट 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 शट, ये सारे कॉम्बिनेशंस टोटल बन गए फैक्टोरियल 9। अब सारे बनाने होते तो फैक्टोरियल 9 बन जाते, लेकिन बंदे ने कहा टीम बनाओ। टीम बनाओ में एक मामला ये है कि मान लो जो 9 आदमी हैं उनके नाम है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये इनके नाम है। तो मान लो पहला कॉम्बिनेशन जो आपने बनाया उसमें यहाँ ए आया, यहाँ बी आया, यहाँ सी आया, यहाँ डी आया, यहाँ ई आया, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, यहाँ आई। ठीक है, और आपने तय किया कि जो पहले 3 होंगे इनको टीम 1 बोल दूंगा, टीम ए, टीम ए। अगले 3 को टीम बी, अगले 3 को टीम सी। ये टीम बी, ये टीम सी, है ना। अब दिक्कत क्या हुई, ये ए बी सी आए, ये ए बी सी अगर उलट पुलट जाते हैं तो भी टीम तो वही हुई ना, टीम तो वही हुई ना। अगर ए आगे आ गया, अगली बार सेम यही चीज आ गई, लेकिन बी यहां आ गया, ए यहां आ गया और सी यहां आ गया, तो क्या आप इसको नई टीम बोलेंगे? क्या आप इसको नई टीम बोलेंगे? बोले नहीं। अगर ये 3 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये एक ही टीम कहलाएगी। टीम तो एक ही कहलाएगी ना। अगर एक, मैंने आगे पहले वाले 3 को मैंने टीम ए कह दिया, जो फर्स्ट 3 होंगे उनको टीम ए कह दिया, लेकिन जो फर्स्ट 3 होंगे वो 3 भी तो घूम फिर के आ सकते हैं, लेकिन वो जो घूम फिर के आएंगे तो कहलाएगा तो एक ही, क्योंकि वो तो एक ए बी सी बोलूं, बी सी ए बोलूं, सी ए बी बोलूं, सी बी ए बोलूं, बी सी ए बोलूं, बी ए सी बोलूं, ये टीम तो एक ही है। आगे पीछे नाम बोलने से टीम थोड़ी बदल जाती है। अगर क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम में बदल बदल के बोलूं, उन्हीं 11 खिलाड़ियों के नाम में कभी किसको फर्स्ट बोलूं, कभी किसको सेकंड बोलूं, तो टीम तो वही रहेगी ना। तो इस वजह से ये 3 जो फैक्टोरियल 3 तरीके से आगे पीछे हो सकते हैं वो एक ही कहलाएगा, तो फैक्टोरियल 3 का भाग, क्योंकि इसको आप अलग काउंट नहीं कर सकते। जैसे वैसे ही काम कर रहा है, जैसे 3 एम सेम आ गए, 3 एम सेम आने की वजह से उन एम के आपस में इंटरचेंज करने को आपने एक ही माना कि वो इंटरचेंज करना कोई फर्क नहीं डालेगा, उनको एक माना जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 उसका। फिर दूसरी टीम में भी तो वही बात है, ये 3 जने हैं, ये भी आगे पीछे होंगे, इसका भी एक फैक्टोरियल 3। ये मान लो 3 एम सेम आ गए, 3 आई सेम आ गए, 3 जे सेम आ गए, तो 3 इसका, तो फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 3 की क्यूब। बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? उत्तर पे ना जाओ, कहानी पे जाओ। उत्तर मिला लेंगे, उत्तर मिला लेंगे, कहानी पे जाओ कि कैसे हुआ ये बंटवारा, कैसे हुआ है, किस तरीके से हम लोगों ने ये बंटवारा किया है, किस तरीके से ये हमारा बंटवारा हुआ है। फैक्टोरियल 9 थे, हमने सारे कॉम्बिनेशंस बना दिए, सारे टोटल जितने बन सकते थे, इन 9 लोगों को जिस तरीके से खड़ा किया जा सकता था खड़ा कर दिया, और हमने कहा कि भैया ये जो पहले 3 व्यक्ति हैं ये टीम ए है, ये टीम ए है, अगले 3 व्यक्ति टीम बी है, अगले व्यक्ति टीम
सी है, लेकिन उसमें ये है कि जो टीम ए है उसमें आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो टीम बदलती नहीं है। खिलाड़ियों को आगे पीछे करने से टीम थोड़ी बदल जाती है, वो एक ही टीम होती है। तो फैक्टोरियल 3 का भाग टीम ए के लिए, फैक्टोरियल 3 का भाग टीम बी के लिए, फैक्टोरियल 3 का भाग टीम सी के लिए। ठीक है, चलो अब भाग देने पे कितना आ जाएगा? आप काटोगे तो फैक्टोरियल 3 तक तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, और बचे हुए फैक्टोरियल 3 हो जाते हैं, यानी 6 इंटू 6। ये 6 कट गया, ये 3 2 ये 4। ये आपका आंसर। क्यों? डिवाइड इसलिए किया क्योंकि वो 3 सेम है। अगर राम श्याम मोहन की मेरी टीम है, मेरी एक टीम है जिसमें राम श्याम मोहन है, अगर मैं इसको मोहन राम और श्याम लिख दूं तो भी ये वही टीम है, ये कोई टीम बदली नहीं है। और श्याम राम मोहन कर दूं तो भी ये वही टीम है। नामों को आगे पीछे करने से नई टीम नहीं बन जाती, नए खिलाड़ी लेने से नई टीम बनती है। नए खिलाड़ी लेने से नई टीम बनती है, नए खिलाड़ी लेने से नई टीम बनती है, ना कि खिलाड़ियों के नाम को आगे पीछे करने से नई टीम नहीं बनती। आपने 11 खिलाड़ी वही रखे और उन खिलाड़ियों को आगे पीछे कर दिया और आपने कहा वाह उस बार हमने नई टीम बना ली इंडिया की, तो उस टीम को नई टीम नहीं कहते। नई टीम कब कहते हैं? जब नए खिलाड़ी आते हैं। नए खिलाड़ियों के आने से नई टीम बनती है, ना कि खिलाड़ियों को आगे पीछे करने से। ऐसे अगर होता तो फिर तो हर बार आप नई टीम के साथ खेलेंगे। ठीक है ना? फिफ्टी। अर्धशतक। 4 पत्र पेटियों में 3 पत्र कितने प्रकार से डाले जा सकते हैं? 4 पत्र है, वो आगे पीछे हो गए। वो सारे कॉम्बिनेशन में आ गए ना, सारे कॉम्बिनेशन आपको फिक्टोरियल 3 से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। 4 पेटियां हैं, 3 पत्र हैं, वो डालने हैं। अब यहाँ पे देखो कौन रिपीट हो रहा है, कौन रिपीट नहीं हो रहा। नहीं, वो हो चुका है। फिक्टोरियल 3 का भाग वाग कुछ नहीं लगेगा, पूरा हो गया एकदम डन डना डन डन है पूरा, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी उसके अंदर। छोटा सा 9 की बजाय एक फिक्टोरियल 3 का एग्जाम्पल लेके देख लो, है ना? वो 9 खिलाड़ियों की टीम बना रहा था, आप 3 खिलाड़ियों की 3 टीम बना लो और देखो कि क्या उसके बाद दोबारा फिक्टोरियल 3 के भाग देने की जरूरत पड़ती है क्या? 4 पत्र पेटियां, 4 तो पेटियां हैं जिनमें पत्र डाले। अच्छा, अब रिपीट कौन होगा, पेटियां या पत्र? पत्र रिपीट हो रहा है या पेटियां रिपीट हो रही है? अपना फॉर्मूला वही है, रिपीट की पावर नॉन रिपीट। इसमें से बताओ रिपीट कौन हो रहा है?
पत्र रिपीट हो रहा है। क्या एक पत्र को दो पेटी में डाला जा सकता है? एक पत्र को दो पेटी में डाला जा सकता है? नहीं, यानी पत्र रिपीट नहीं हो रहे हैं। पत्र रिपीट, क्या एक पत्र को दो पेटी में डाला जा सकता है? तब तो कहेंगे पत्र रिपीट हो रहा है। एक पत्र क्या दो पेटियों में आ सकता है? नहीं, पत्र रिपीट नहीं हो रहा, पेटियां रिपीट हो रही है। एक पेटी में दो पत्र डाले जा सकते हैं, यानी पेटी रिपीट हो रही है। समझो, रिपीटेशन को पहले समझो कि रिपीट का मतलब है आपने पत्र उठाया, क्या एक पत्र को दो पेटियों में डाल सकते हैं? बोले नहीं, एक पत्र एक ही पेटी में जाएगा। जब एक पत्र एक पेटी में जाएगा तो पत्र रिपीट कहां हुआ? एक पेटी में दो पत्र आ गए तो पेटी दो बार रिपीट होगी ना। इसी एक पेटी को आपने दो बार यूज कर लिया, एक बार एक पत्र डाला और एक बार और एक पत्र डाला, तो पेटी रिपीट हुई ना। पत्र रिपीट नहीं हुआ, पेटी रिपीट हुई है। वो पहले कहानी समझो, रिपीट कौन हुआ है? पेटी रिपीट हुई है, पत्र रिपीट हुआ है? पत्र तो दो पत्र डले तो दोनों पत्र अलग अलग हैं, पत्र कहां रिपीट हुआ है? रिपीट तो पेटी सेम है। अगर एक पेटी में तीन पत्र पड़े हैं तो रिपीट कौन हुआ होगा, पत्र या पेटी? एक पेटी में अगर तीन पत्र डले हुए हैं तो पेटी रिपीट हुई है या पत्र रिपीट हुआ है? अगर पत्र रिपीट होता तो एक ही पत्र होना चाहिए था, तो तीन पत्र है। पत्र तो अलग अलग है, तो रिपीट कौन हुआ? पेटी। पेटी सेम है, पेटी तीनों बार सेम है, इसका मतलब रिपीट पेटी हुई है, ना कि पत्र। है ना? बात समझे? रिपीटेशन को पहले समझो, धीरे से समझो कि पेटी रिपीट हो रही है या पत्र रिपीट हो रहा है। आप एक पेटी में तीन पत्र डालते हैं तो रिपीट कौन हो रहा है? कौन सी चीज है जो सेम है? पेटी सेम है, पत्र तो तीनों ही अलग अलग है। पत्र तो तीनों अलग अलग है, तो पत्र रिपीट नहीं हुआ, पेटी रिपीट हुई है। तो पेटी कितनी है? चार, तो ये हो गया 4 की पावर 3, यानी 64। अब बंदे ने एक चीज के लिए मना कहा है कि भाई सभी पत्र एक पेटी में मत डालना। तो ऐसी कितनी स्थितियां हो सकती है? ऐसी चार स्थितियां हो सकती है। चार पेटियां ना, चार पेटियों के नाम रख लेते हैं, पेटी 1, पेटी 2, पेटी 3 और पेटी 4। ऐसी चार स्थितियां हो सकती है कि आपने तीनों पत्र पेटी 1 में डाल दिए, या तीनों पत्र पेटी 2 में डाल दिए, या पेटी 3 में डाल दिए, या पेटी 4 में डाल दिए। चार तरीके आपके ऐसे हो सकते हैं कि तीनों पत्र आपने एक ही पेटी में डाले हो। तो वो चार विधियां माइनस कर दो, वो चार तरीके माइनस कर दो, तो कुल तरीके कितने हुए? 60। तो आंसर आ गया 60, क्योंकि इसने तीनों पत्र एक ही पेटी में डालने को मना किया है। तो तीनों पत्र एक पेटी में जाए, ऐसे कितने तरीके हैं? चार तरीके। तीनों पत्र पेटी 1 में डाल दो, एक तरीका। तीनों पत्र पेटी 2 में डाल दो, एक तरीका। तीनों पत्र पेटी 3 में डाल दो, एक तरीका। तीनों पत्र पेटी 4 में डाल दो, एक तरीका। तो चार तरीके ये हो गए। तो 64 में से ये चार कम कर दो, 60 तरीके हो गए। है ना? कुल 60 तरीके हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आपका इरेशनल वर्ड है, इसके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इरेशनल वर्ड से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?
सभी अक्षर टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फैक्टोरियल 10 बटा, रिपीट पे आ जाओ, आर एक बार, 2 बार, बस आर 2 बार, तो फैक्टोरियल 2 तो इसका आ गया। फिर आई को देखो, आई 1 2, 2 बार आई है, 2 बार आई का आ गया। ए कितनी बार है? 1 2 बार ए है, और कोई नहीं है, बस ठीक है। फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 की पावर 3। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 4 वक्ता एक सभा को संबोधित करते हैं। चार वक्ता एक सभा को संबोधित करते हैं जिसमें वक्ता क्यू जो है वो वक्ता क्यू से पी से पहले बोले। ऐसे कितने आप क्रम बना सकते हैं? ऐसे कितने क्रम बना सकते हैं जिसमें क्यू जो है वो पी से पहले बोले? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बड़ा आसान सा सवाल है। अगर आप थोड़ा सा सोचें इसके बारे में तो आसान सवाल है। देखो, दो आदमी अगर बोल रहे हो और बाकी लोग उनके साथ बोल रहे हो तो इसमें है तो दो ही तरीके ना। दो ही तरीके हैं कि या तो क्यू पी से पहले बोलेगा, या क्योंकि अगर दोनों ही बोल रहे हैं, बोलने की बारी सबकी आएगी, तो या तो एक खिलाड़ी उससे पहले बोलेगा या उसके बाद में बोलेगा। यानी कुल तरीकों में से आधे तरीके ऐसे होंगे जिसमें क्यू आगे बोलेगा, पी बाद में बोलेगा, या आधे तरीके वो होंगे जिसमें पी आगे बोलेगा, क्यू पीछे बोलेगा। सीधी सी बात है। कुल तरीकों में से, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कुल तरीकों में से आधे तरीकों में क्यू पहले बोलेगा, पी बाद में बोलेगा, और बचे हुए आधे तरीकों में पी आगे बोलेगा। क्योंकि दो ही तरीके, टोटल तरीकों में दो ही तरीके आप बांट सकते हैं। एक तरीका वो जिसमें क्यू पहले बोल रहा है, पी बाद में बोल रहा है। पहले बोलने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट क्यू से पहले जस्ट क्यू बोल रहा है, क्यू उससे आगे कहीं भी बोल सकता है। ये चार वक्ता है ना। यहाँ पे पहले बोलने का मतलब ये नहीं एग्जैक्ट पहले। पहले बोलने का मतलब उसका नंबर उससे पहले आना चाहिए। ये बोलने का क्रम है 1 2 3 4। क्यू पहले बोल रहा है, मान लीजिए क्यू पहले नंबर पे बोल गया और पी चौथे नंबर पे बोल गया, तो भी क्यू की बारी पी से पहले आ गई। बारी पहले आए, बस बात वो है, क्यू की बारी पी से पहले आए, ये चाहता है ये। हमेशा क्यू पहले बोले, पहले बोले मतलब इसकी बारी पहले आए। एग्जैक्ट पहले आए ऐसा नहीं कि जस्ट पहले ही आए, नहीं, उससे पहले आए। क्यू की बारी पी से पहले आए। तो टोटल दो ही केस बन सकते हैं। टोटल केस जितने बनेंगे उस केस के आधे केस में क्यू पहले बोलेगा और आधे केस में पी बाद पहले बोलेगा। क्योंकि इसके अलावा तो इन दो के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। इन दो के अलावा कुछ और संभव नहीं है। तो कुल केसेस बना लो। कुल 4 आदमी कितने प्रकार से बोल सकते हैं? फैक्टोरियल 4 से। फैक्टोरियल 4 यानी 120 तरीकों से बोल सकते हैं। 120 तरीकों से बोल सकते हैं। सही है। अच्छा, ये बाद में बोलता हूँ, वो आधे आधे हो जाएंगे, तो आधे में वो आगे और आधे में वो आगे। आधे में वो आगे हो जाएगा और आधे में वो आगे हो जाएगा। है ना, आधे आधे हो जाएंगे। दो का भाग दे दो। आधों में क्यू आगे बोलेगा, 12 मौकों में क्यू पहले बोलेगा और 12 मौकों में पी पहले बोलेगा, तो आंसर हो गया 12। अब चाहे ये पूछा होता
कि क्यू पी से पहले कितनी बार बोलेगा तो 12 बार, पी क्यू से पहले कितनी बार बोलेगा तो 12 बार। टोटल 24 के आधे आधे हो जाएंगे। आधे बार पी पहले बोलेगा और आधे बार क्यू पहले बोलेगा, क्योंकि याद रखो दो केस के अलावा कोई तीसरा केस हो ही नहीं सकता ना भाई। अगर बोल रहे हैं सबकी बारी आ रही है, अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं और 11 खिलाड़ी में से सबकी बारी आ रही है, तो सबकी बारी आ रही है इसका मतलब है कि कोई आगे रहा होगा और कोई पीछे रहा होगा। और दो ही केस बन सकते हैं, अगर मेरा कंपैरिजन किसी और से किया जाए तो या तो मैं पहले बोलाऊंगा या वो पहले बोलेगा, कुछ दोनों के अलावा तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आधे केस में वो आगे रहा होगा, आधे केस में मैं आगे रहूंगा। ठीक है ना, क्योंकि सारे जोड़े बनाए ना, सारे जोड़े बनाए हैं, तो आधे केस में मैं आगे गया और आधे केस में वो आगे गया। क्वेश्चन नंबर 53। इसको बाय ऑप्शन कर लो, ज्यादा ठीक है। बाय ऑप्शन कर लो ताकि जल्दी निपट जाएगा। बाय ऑप्शन करने से आप जल्दी कर पाओगे इसको। तो बाय ऑप्शन जाओगे तो ए सही हो गया। बाय ऑप्शन। अगर इसको वैसे करते हैं तो ये बड़ा लंबा जाएगा, अच्छा खासा लंबा जाएगा। कर तो सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबा जाएगा, इससे बेहतर है कि ना ही जाए। 8 और 2 10, 10 P2। P2 में क्या होता है, ऊपर वाले को उल्टा चलाना होता है। तो 8 और 2 10 हो गया। 10 P2 का मतलब हो गया 10 को उल्टा चलाओ 2 बार, तो 10 गुणा 9, और 10 गुणा 9 हो गया 90। और यहाँ पे लें तो 8 माइनस 2 हो गया 6, 6 P2, 6 P2, 6 को उल्टा 2 बार, 6 5 यानी 30, ये भी 30 हो गया। तो डन, आपका ए सही हो गया, है ना। ठीक है, लो एक और कर दो। सात अंकों की कुल संख्याएं बनाइए और इन अंकों का यूज करिए। प्रत्येक अंक भिन्न भिन्न, मतलब हर अंक एक ही बार यूज करें और बताओ कि कुल कितनी संख्याएं बनेंगी। और ये कितने हैं, 7 अंक है, 7 अंक है और 7 अंकों की संख्या बनानी है। बस टोटल संख्या है माइनस वो संख्या है जिसका पहला अंक 0 हो। ये बड़े फेमस सवाल है, बार बार आते हैं ये। इधर सेकंड गेट में भी ऐसे ही आया था एक, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही सवाल आया था। 4 अंक थे उसमें से वो 3 अंक लेके संख्याएं बना। और तो ये हो गया, टोटल बन गई आपके फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6, यानी 6 फैक्टोरियल 6, 6 गुणा 720, 4320।
पहले तो वो संख्या टोटल बना लोगे, टोटल बन गई फैक्टोरियल 7। फिर वो संख्याएं जिनमें पहले स्थान पे 0 आता हो, तब वो 6 अंकों की बनेगी। तो पहले स्थान पे 0 आएगा तो फैक्टोरियल 6 वो होगी, ठीक है ना। पहले अंकों पे 0 आ जाए वो माइनस कर दो। तो क्या करना है, कुल संख्याएं माइनस वो संख्याएं जिनके पहले स्थान पर 0 आता हो। तो कुल संख्या होगी फैक्टोरियल 7, और जिन पे 0 आता हो मतलब उनके 6 खाने खाली है, और 6 खाने को बढ़ने के लिए फैक्टोरियल 6 तरीके। फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7 गुणा 6, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 कॉमन, 7 माइनस 1, फैक्टोरियल 6 गुणा 6, या 6 गुणा फैक्टोरियल 6। हाँ वही है, जरूरी है कोई हटा दिया जाए या कोई जोड़ दिया जाए कि भाई ये मत लो, जो कहे कि ये मत लो तो मत लो, कम कर दो एक। कई बार शर्ते कहता है ये मत लो, मत लो, अगला कह रहा है मत लो तो छोड़ दो। सिंपल सी कहानी है, वो थोड़ा बहुत तो कुछ तो बनाएगा ना सवाल को कि भाई ये मत लो, मत तो छोड़ दो, नहीं लेना, बात खत्म। और ये जरूर लेना है तो उसको ले लो, फिक्स डाल दो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर और सवाल करेंगे। अभी तो इस पे काफी शोधन की जरूरत है ना। क्रमचय संचय वैसे बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता ही है, तो थोड़ा और समय इसको देंगे, थोड़ा और 100 क्वेश्चन तक इसमें जाएंगे अपन लोग, प्रैक्टिस अंत तक जाएंगे इसमें ताकि बढ़िया हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।